हाय गाइस, नमस्ते। आप सबका स्वागत है लॉजिकल रीजनिंग के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। दिस इज सीएस वैद चितलांगे फ्रॉम यस एकेडमी फॉर सीएस पुणे एंड आपके लिए हम लॉजिकल रीजनिंग के इस लेक्चर सीरीज के एक और लेक्चर के साथ है स्वागत। आई रियली होप कि आप सब घर पे हो, एकदम हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खैर देखो, थोड़ा सा टेंशन होगा ही बिकॉज एग्जाम्स का इतना अपना कंफ्यूजन वगैरह चल रहा है, बट देन आई थिंक इफ यू सी द बिगर पिक्चर इट्स ओके, मतलब थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। जैसा कि हम अपने हर लेक्चर में बोलते हैं, हैव फेथ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, सब चीज ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए, एक चीज आप अपने भगवान पे नहीं छोड़ सकते, वो है पढ़ाई लिखाई करना, बिकॉज वो अपने को खुद ही करना पड़ता है। सो आपको उसी चीज में हेल्प करने के लिए ये लेक्चर लेके हम आ गए। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ लेक्चर से वी हैव बीन डीलिंग विद दिस सेक्शन कॉल्ड वर्बल रीजनिंग फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट। वर्बल रीजनिंग में अभी तक हम लोग ने कॉज एंड इफेक्ट देख लिया है, हम लोग ने स्टेटमेंट असम्पशन देख लिया है। आज हम लोग वर्बल रीजनिंग का तीसरा वाला टॉपिक देखने आए हैं। नाउ जैसा आपने देखा था कॉज एंड इफेक्ट और आपने देखा था स्टेटमेंट असम्पशन, उन दोनों में थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी था। वैसे ही असर्शन रीजनिंग जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें और कॉज इफेक्ट में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, राइट। बट एक बहुत मेजर डिफरेंस भी है, एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इस टॉपिक को, दैट इज आज का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, बाकी टॉपिक से डिफरेंट करता है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है, एंड लो एंड बिहोल्ड, वो डिफरेंस ये है कि आज वाले टॉपिक में आपको आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस यूज आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक है क्या, उसको कैसे डील करते हैं, कैसे फिगर आउट करते हैं, क्या है आंसर एंड ऑल ऑफ दैट। एकदम स्टार्टिंग से, आराम से, हौले से। आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, असर्शन रीजनिंग, अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछो तो असर्शन इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जो एक फैक्ट आपको बताता है, एंड रीजनिंग इज उसका रीजन। इट्स जस्ट लाइक कॉज एंड इफेक्ट या स्टेटमेंट असम्पशन, जो भी बोल लो, एकदम वैसा ही होता है, एकदम सेम होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। यहां पे लेकिन इतना सा डिफरेंस होता है कि आपको जो असर्शन दिया गया एंड जो रीजनिंग दिया गया है, दोनों वैसे फैक्ट्स होते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। इट कैन बी अ साइंटिफिक फैक्ट, इट कैन बी अ जनरल नॉलेज वाला फैक्ट, इट कैन बी अ कॉमन करंट अफेयर्स वाला फैक्ट, इट कैन बी अ फैक्ट रिलेटेड टू बायोलॉजी, इट कैन बी अ फैक्ट रिलेटेड टू ज्योग्राफी, इट कैन बी अ फैक्ट रिलेटेड टू हिस्ट्री, इट कैन बी अ फैक्ट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट इट विल बी अ रियल लाइफ फैक्ट। ठीक है, और रीजनिंग भी वैसे ही एक रियल लाइफ रीजनिंग होता है। नो देखो, जिसमें क्या होता है ना, असर्शन एक सेंटेंस दिया है, रीजनिंग नेचुरली आपको उसका रीजन बताया गया होगा। ठीक है, आपको पता लगाना है सबसे पहले तो कि क्या ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सच है कि नहीं। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट एंड स्टेटमेंट असम्पशन वाले टॉपिक देखे थे, उसमें कहीं पे भी आपको ये नहीं बोला गया था कि पहले ये बताओ कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट्स का रिलेशन निकालने बोला गया था कि ये बताओ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं, या स्टेटमेंट असम्पशन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं। यहां पे आपको दो चीज चेक करना है। पहला तो ये चेक करना है कि ट्रू एंड फॉल्स है कि नहीं, जो स्टेटमेंट में लिखा गया वो सच है कि झूठ है। एंड सेकेंडली फिर आपको पता लगाना है क्या उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल काम करना है, बट देन ये हमारे लिए बहुत ईजी बन जाता है बिकॉज साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं तो उसके रीजंस आपको पता होते हैं। तो अगर हम आपको बोलेंगे कि देयर इज ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, तो आपको पता है इट्स इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो रीजन अपने को जनरली पता ही होता है, तो यहाँ पे उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम आता है यहाँ पे ये पता करने में कि जो फैक्ट दिया गया है वो सच है कि झूठ है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ जनरल नॉलेज। तो अगर आपको पता है तो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत कंफ्यूज कर जाओगे, राइट। सो अगेन बहुत ज्यादा लक फैक्टर काम आता है असर्शन रीजनिंग में, बिकॉज अगर मान लो कुछ ऐसा चीज दिया जिसके बारे में आपको पता है तो आप बहुत आसान से आंसर निकाल लोगे, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज दिया जिसको आपको बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा इसको आंसर करने में। बट टेंशन मत लीजिएगा, अपने स्मार्ट बच्चे हैं, अपने फिगर आउट कर ही लेते हैं हमेशा। प्लस इंस्टीट्यूट भी आपकी दुश्मन नहीं है, इंस्टीट्यूट भी कोई आपको बहुत न्यूक्लियर साइंस या रॉकेट साइंस ये सब नहीं पूछने वाली, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो मोर ऑफन देन नॉट आपको पता ही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड फटाक से इस टॉपिक को भी अपने करते हैं कंप्लीट। देखिए नाउ असर्शन क्या होता है? असर्शन इज अ डेक्लरेटिव और एन अफर्मेटिव सेंटेंस व्हिच मे ईदर बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सो हम लोगों ने पिछले स्टेटमेंट असम्पशन में पढ़ा था, स्टेटमेंट इज अ डेक्लरेटिव और एन अफर्मेटिव सेंटेंस, बस इतना ही पढ़ा था, राइट। असर्शन में हम लोगों ने पढ़ा इट इज अ डेक्लरेटिव एंड एन अफर्मेटिव सेंटेंस व्हिच मे बी ट्रू और फॉल्स, मतलब यहां पे आपको ट्रू एंड फॉल्स का पता लगाना है। ठीक है, एंड व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग वो सेंटेंस होता है जो आपके ऊपर वाले असर्शन को
का रीजनिंग देता है कि जो असर्शन में सेंटेंस दिया गया है वो सच है कि झूठ है, अगर सच है तो क्यों है, या वो स्टेटमेंट क्यों है जो बोला गया उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सब चीज बताता है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही होता है यहाँ पे भी, बट आपको पहले ये पता करना होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। समझ आया आपको? ठीक है, चलिए, हमको पता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो अपने एक दो क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको आंसर्स का पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। इंक्रीज लेवल, देखो नाउ इसमें आपको कैसे डील करना है वो अपने देखेंगे। अपने को यहाँ पे दो चीज चेक करना था। पहला क्या चेक करना था कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बस उतना ही लिखेंगे स्टेटमेंट के बगल में। अगर ट्रू है तो टी लिखेंगे, अगर फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। अगर दोनों ट्रू निकला तभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। समझ आया? सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। सेकंड स्टेप, अगर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन ओनली विल यू मूव टू द सेकंड स्टेप, नहीं तो यू डोंट मूव टू द सेकंड स्टेप। समझ आया? चलिए देखते हैं। असर्शन क्या दिया गया है? इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर मेल्ट्स द पोलर आइस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा तो उससे पोलर आइस मेल्ट हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। ठीक है, रीजन क्या है? हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हायर लेवल ऑफ टेम्परेचर। हायर द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हायर इज द टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले ये बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है क्या? यस, ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली सही है। नाउ दोनों जगह हमारा ट्रू ट्रू आया है, तब हम सेकंड स्टेप में जाएंगे, तब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का रिलेशनशिप है कि नहीं। असर्शन रीजनिंग का रिलेशनशिप भी पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बीच में बिकॉज लगाना है बस। ठीक है, असर्शन बोलो, बिकॉज लगाओ, रीजनिंग बोलो, इफ इट मेक्स सेंस देन इट इज करेक्ट। तो increased level of carbon dioxide in the atmosphere melts the polar ice because higher the level of carbon dioxide, higher is the temperature. And अगर टेम्परेचर हाई होगा तो पोलर आइस आपका मेल्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सबसे इजी होता है रिलेशनशिप खोजना। अगर आपको दोनों सही है तो आपको ऊपर नीचे करके भी नहीं देखना, आपको बस बीच में बिकॉज लगाना है, पहले असर्शन बोलना है फिर रीजनिंग बोलना है। अगर सेंटेंस सही हुआ तो यू गेट योर आंसर। ठीक है, नाउ हमें पता चल गया असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज ट्रू। ठीक है, एंड रीजनिंग इज द प्रॉपर रीजनिंग ऑफ असर्शन। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। देखो यहां पे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर एकदम सही एक्सप्लेनेशन है ए का, हेंस वी गेट गॉट आवर आंसर। ठीक है, तो अगर आप मेरी पूछो तो कॉज एंड इफेक्ट एंड स्टेटमेंट असम्पशन से ज्यादा इजी असर्शन रीजनिंग है, प्रोवाइडेड यू नो द फैक्ट। अगर आपको फैक्ट पता है ट्रू है या फॉल्स है तो ये बहुत इजी बन जाता है। अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो फिर कुछ हेल्प नहीं कर सकते अपने, राइट? इट्स जस्ट लाइक जी के, अगर आपको पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, राइट? चलिए, तो समझ में आपने वो कैसे डील करना है। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप देखो असर्शन ट्रू है कि नहीं। सेकंड स्टेप देखो रीजनिंग ट्रू है कि नहीं। अगर दोनों में ट्रू आता है तभी आप थर्ड स्टेप में जाओगे। थर्ड स्टेप इज बीच में दोनों सेंटेंस के बिकॉज लगाओ एंड पूरे सेंटेंस को साथ में बोलो। इफ इट मेक्स सेंस देन यस, रीजनिंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, अदरवाइज रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अगर दोनों में से एक में भी फॉल्स आता है सेकंड स्टेप में तो फिर उस केस में आप आगे नहीं बढ़ते हो, आप उनमें से थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो। समझ आया? चलिए, तो बढ़ते अपने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। थ्योरी इतना सही था, अब फटाक से देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड वी सॉल्व देम। फर्स्ट, व्हेन अ पीस ऑफ चॉक इज पुट इन वाटर बबल्स कम आउट इन ऑल द डायरेक्शंस। नाउ आप मेरे से पूछोगे सर इसे हम लोग कैसे पता ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम। आपको नहीं पता तो यू कांट हेल्प इट। अगर कोई खुरापाती बच्चे आप थे और आपने चौक कभी यूज किया है तो आप उसको पानी में डाले होंगे तो देखे होंगे। अगर आपके आसपास में भी चौक है तो उसको पानी में डाल के देखो, नॉर्मल चौक, हाँ नॉन डस्ट वाला नहीं, नॉर्मल जो चौक आता है उसको पानी में डाल के देखो, बबल्स निकलते हैं। यस, दिस इज ट्रू। ठीक है, रीजनिंग, चौक रिएक्ट्स एक्सोथर्मिकली इन वाटर। नाउ व्हाट डज एक्सोथर्मिकली मीन? एक्सोथर्मिकली मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अगर कोई दो चीजों को मिला दो और अगर उनको मिलाने से हीट निकले तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप चौक को पानी में मिलाओ तो वहां पे हीट निकलता है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको मिला है केमिस्ट्री से। सी आई टोल्ड यू देयर कैन बी साइंटिफिक क्वेश्चन, देयर कैन बी ज्योग्राफिकल क्वेश्चन, हिस्टोरिकल क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर चौक को आप वाटर मिलाओ तो वो एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करता है, हीट निकलता है उसमें से, इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, चलो ये भी अपने को समझ में आ गया। दोनों में ट्रू आया तो अब आप क्या करोगे? आप बस बीच में बिकॉज लगा दोगे। When a piece of chalk is put in water, bubbles come out in all directions because
chalk reacts exothermically with water. Now होता क्या है साइंटिफिकली, अगर चौक को पानी में डालो ना तो चौक से हीट निकलता है। अब वो पानी से हीट निकलने के लिए वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो बबल्स इसीलिए बनते हैं बिकॉज चौक एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको निकलता है, उसको निकालने के लिए बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो यस, दिस मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखा कितना इजी था। अगर आपको, ऑफ कोर्स जिनको नहीं पता था उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगर आपको दोनों फैक्ट्स पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे आप देखोगे ये चीज, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन सम यूरोपियन कंट्रीज इज वेरी हाई। तो गाइज अगर आप ये चीज देखोगे, यूरोपियन कंट्रीज लाइक इटली, स्पेन, these countries have extremely, for that matter Britain, UK, ये सब कंट्रीज में बहुत बहुत हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब वहां पे जो एवरेज लिविंग रेट है लोगों का वो काफी हाई होता है। वहां पे आपको काफी ऐसे लोग दिखेंगे जो लोग 90 लेट 90s 100 के आसपास होंगे, राइट। तो यस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन यूरोप इज एक्सट्रीमली हाई, इन सम यूरोपियन कंट्रीज इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। नाउ रीजनिंग क्या है, यूरोपियन कंट्रीज हैव लो मोर्टेलिटी रेट। लो मोर्टेलिटी रेट मतलब वहां पे जिस रेट से लोग मरते हैं वो बहुत कम है। इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट यस, यूरोपियन कंट्रीज हैव लो मोर्टेलिटी रेट। गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना सिचुएशन में इटली में बहुत ज्यादा डेथ्स हुए। इट वाज वेरी बैडली इफेक्टेड एंड वन ऑफ द रीजन फॉर दैट वाज बिकॉज वहां का जो क्राउड, इट्स अ वेरी एजेड क्राउड, बिकॉज वहां का मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है तो लोग बहुत बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं ना। हमें सबको पता है कि कोरोना वायरस लंबे मतलब एजेड लोगों को ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है एंड दैट इज वाई इटली में इतने लोग इफेक्ट हुए बिकॉज वहां का क्राउड वाज अ वेरी एजेड क्राउड। वाई? बिकॉज वहां का मोर्टेलिटी रेट इज वेरी लेस। तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा जीते हैं। अभी वहां पे काफी एजेड लोग रह रहे थे एंड इसलिए वहां पे काफी लोगों को इस चीज का कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। सो एनीवे, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज बिकॉज लिखो बीच में। नाउ पढ़ो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन सम यूरोपियन कंट्रीज इज वेरी हाई बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज हैव लो मोर्टेलिटी रेट। नाउ यूरोपियन कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा रहता है बिकॉज वहां पे मरने का रेट बहुत कम है। इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। वहां पे अगर मरने का रेट ज्यादा होता तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती, राइट। सो दिस मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आया? सो आई नो गाइज, असर्शन रीजनिंग में डिफिकल्टी होता है केवल फैक्ट्स को ट्रू या फॉल्स पता लगाने में। उसके बाद इट बिकम्स रियली इजी टू फिगर आउट वेदर ऑप्शन 1 इज करेक्ट और ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आप सबको पता होगा। चलिए, द जनरल हेल्थ गाइडलाइंस, असर्शन बोलता है द जनरल हेल्थ गाइडलाइंस सजेस्ट दैट पीपल शुड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ठीक है। जनरल हेल्थ गाइडलाइंस है वो ये बात बोलता है कि लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लोग कई बार सुने हैं एंड हमें एक्चुअली फॉलो करनी भी चाहिए। WHO ने भी बोला है, हमारे गवर्नमेंट ने भी बोला है, सबने बोला है प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करो। तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब देखते हैं रीजनिंग ट्रू है कि नहीं। अभी अपने को रिलेशनशिप नहीं खोजना, अभी बस देखना है रीजनिंग ट्रू है कि नहीं। रीजनिंग दिया है कोविड-19 अफेक्ट्स लंग्स एंड कॉजेस ब्रेथलेसनेस इन द पेशेंट्स। हम लोग सबको पता है कोरोना वायरस दैट इज कोविड-19 लंग्स को अफेक्ट करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड दैट इज ट्रूथ। उसमें उसके बाद लोगों को ब्रेथलेसनेस होती है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बिकॉज लगाओ। अब पढ़ो पूरा। The general health guidelines suggest that people should follow social distancing norms to prevent the spread of COVID-19 because COVID-19 affects the lungs and causes breathlessness in the patients. See, यहां पे बिकॉज के बाद का जो स्टेटमेंट है, जो रीजनिंग का स्टेटमेंट है, वो असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करने बोला जाता है इसीलिए सो दैट वायरस स्प्रेड ना हो। बिकॉज इट इज हाईली कंटेजियस, तो वायरस स्प्रेड ना हो इसलिए बोला जाता है। इसीलिए नहीं बोला जाता है बिकॉज ये लंग्स को इफेक्ट करता है। हाँ, कोरोना वायरस लंग्स को इफेक्ट करता है, बट लंग्स को इफेक्ट करने के लिए, बचने के लिए हमें बोला जाता है मास्क पहनने के लिए। हमें ये नहीं बोला जाता कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने बोला जाता है सो दैट ही स्प्रेड ना हो। सो बोथ ए एंड आर असर्शन रीजनिंग आर ट्रू, बट रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। समझ आया आपको? सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू दे बट दोनों के बीच में रीजनिंग वाला रिलेशन ना हो, ठीक है। तो उस केस में आप ऑप्शन बी को सिलेक्ट करोगे। आइए आते हैं अपने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे। असर्शन बोलता है वी फील कोल्डर
ऑन माउंटेन्स देन ऑन प्लेन्स। माउंटेन्स में हमें ज्यादा ठंड लगता है, प्लेन्स में कम ठंड लगती है। क्या ये सही बात है? ऑफ कोर्स ये सही बात है, हमें पता है। आप हिमालयन स्टेट्स में चल जाओ, सेवन सिस्टर्स, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, असम, तब अरुणाचल प्रदेश, ऑफ कोर्स सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब जगह चल जाओ, यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर चल जाओ, तो ये सब हिली एरियाज में आते हैं। हिली एरियाज ठंड होती है देन प्लेन्स, तो यस दिस इज ट्रू। रीजनिंग पढ़ते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या ये सही बात है? नहीं, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है, तभी ना आपको ऊपर ज्यादा ठंड लगती है। ठंड लगना मतलब टेम्परेचर कम होना। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे आप और ऊंचा जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है, राइट? सो दिस इज फॉल्स। यहाँ पे क्या लिखा है? टेम्परेचर बढ़ेगा अगर ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा। नो, ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है, राइट? सो दिस इज फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सिंपल, ठीक है? बहुत इजी हो जाता है अगर आपको दोनों ट्रू ना मिले, उसके बाद जो ट्रू मिलता है उसका आंसर, अगर दोनों फॉल्स है तो वो भी आपके ऑप्शन में दिया रहता है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। अगर आपका एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। सो यहाँ पे सिंस ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है? आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन क्या बोलता है? असर्शन बोलता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करते हैं, नहीं तो नहीं करते। प्रेसिडेंट जब मन चाहे उनको निकाल सकता है। क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल होल्ड ऑफिस एज द प्लेजर ऑफ द prime minister. Actually prime minister, not actually prime minister also, but then president appoints them, but president के pleasure के हिसाब से लोग ऑफिस होल्ड नहीं करके रखते, ठीक है? रीजनिंग, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द मिनिस्टर्स एट हिज डिस्क्रिशन। प्रेसिडेंट को जब मन चाहे तब उस मिनिस्टर को निकाल सकता है। क्या ये सही बात है? नहीं, ये भी एब्सोल्युटली गलत है। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से किसी मिनिस्टर को नहीं निकाल सकते। मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड पीपल, राइट? सो बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। सो बोथ assertion and reasoning both of them are false। कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा जहां दोनों चीज गलत दी जाएगी, आपको बस कुछ नहीं करना है, एक सूटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करके डाल देना। सिंपल, इजी। आपको इजी लग रहा होगा ये? करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। आई विल सजेस्ट आप प्लीज वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाने का ट्राई करिए, उसके बाद आइए और साथ में फिर हम लोग वापस सॉल्व करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको आंसर आ गया होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कैसे। असर्शन क्या बोलता है? इन इंडिया द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज हियरार्किकल एंड पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ऑफ द सेम फैमिली। मतलब इंडिया में प्रेसिडेंट का पोस्ट हियरार्किकल है, मतलब एक इंसान फिर उनके बेटे को जाएगा, फिर उनके बच्चों को जाएगा, फिर उनके बच्चों को जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, प्रेसिडेंट का पोस्ट हियरार्किकल नहीं है इंडिया में। इट्स रॉन्ग, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? रीजनिंग, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया डेमोक्रेसी लार्जेस्ट है वर्ल्ड में? यस, ये ट्रू है। रीजनिंग है कि नहीं वो नहीं पता। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिंस एक फॉल्स है एक ट्रू है, हम लोग को रिलेशन खोजना ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर देना है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, एज सिंपल एज दैट। समझ आया? तो बहुत ही इजी है, आप समझ रहे होगे। हाँ, कुछ स्टेटमेंट्स आपको ऐसे मिल सकते हैं जो थोड़ा साइंस इधर उधर से लगाना पड़े, बट मोर ऑफन देन नॉट बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, जैसा कि ये क्वेश्चन था, ठीक है? चलिए आते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला स्टेटमेंट है। असर्शन क्या बोलता है? द इंटेस्टीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? इंटेस्टीन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? चलो एक बार मानते हैं ये ट्रू है। रीजनिंग क्या दिया गया है? द न्यूट्रिएंट्स गेट एब्सॉर्ब्ड इन द इंटेस्टीन्स। नाउ ये पूरा प्योर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्हें नहीं पढ़ा उनको मैं बता देता हूं। यस, आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली आपके इंटेस्टीन में ही अब्सॉर्ब होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है? नाउ दोनों ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे? बीच में बिकॉज डालेंगे एंड देन वील ट्राई टू रीड द सेंटेंस एज अ होल। The intestines are the most important part of our digestive system because the nutrients get absorbed in the intestines. क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही है, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स हमारा इंटेस्टीन में एब्सॉर्ब होता है। इंटेस्टीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लियर? बढ़िया। चलिए आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगेन प्लीज वीडियो पॉज करिए, यहाँ पे आप ट्राई करिए पूरा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, देन वील सॉल्व द क्वेश्चन टुगेदर। कूल गाइस, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है एंड आपको सही आंसर मिल गया है। नहीं मिला है तो चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। असर्शन बोलता है
नॉर्थ कोरिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ किम जोंग उन एज द प्राइम मिनिस्टर। नाउ नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता है तो आप लोग बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे। जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं। नॉर्थ कोरिया अपने आप को बुलाता है डेमोक्रेटिक, बट इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी बेसिकली। वहां पे किम जोंग उन का जो पोस्ट है उसको सुप्रीम लीडर का पोस्ट बोला जाता है। वहां पे ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट, सो दिस इज फॉल्स। ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ द कंट्री। रीजनिंग क्या दिया है? नॉर्थ कोरिया इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड टुडे। क्या नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड का सुपर पावर है आज? नहीं, नॉर्थ कोरिया इज नॉट द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड टुडे, राइट? तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई। सिंपल, समझ आया? चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। आई थिंक देयर आर जस्ट 2 क्वेश्चंस लेफ्ट। फटाक से देखते हैं, खत्म करते हैं आज का लेक्चर भी। ये लेक्चर बहुत छोटा सा था बट बहुत इंपॉर्टेंट था एंड इससे आपको आई होप समझ में आया हो कैसे हम लोग असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो गाइस, एक बार ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। येस अकेडमी इज द मोस्ट लव्ड, सॉरी इट्स नॉट लिव्ड, इट्स loved academy amongst the CS students. Now ये true है कि false है, ये आप बताओ मेरे को। I really hope आपने true लिखा है उसके आगे। हम भी ये मान के चलते हैं कि it is one of the most loved academy amongst you students. The teachers at YES are completely dedicated to ensure the success of students. Now इसका आंसर हम आपको बताएंगे। जी हाँ, YES academy के students टीचर्स जो है वो एक्चुअली काफी डेडिकेटेड है सो दैट यू नो आप लोगों का सक्सेस एकदम guaranteed रहे। We work day and night in such situation also so that you guys don't face any problems. अभी भी हम लोग like you know we do not have the access to our academies but still we are recording these lectures for you guys anyway. So yes, teachers at YES Academy are very dedicated to bring success to you. ठीक है? So both the statements are true. Now because लगाते हैं यहाँ पे। YES Academy is the most loved academy among CS students because the teachers at YES are completely dedicated to ensure the success of students. Is this statement true? I really hope आपने इसका आंसर yes बोला था। I am hoping that इसका आंसर आपने yes बोला था and it's a fact. Hence, we'll mark answer A as the correct answer, assuming that you love our academy and that you understand that we are actually dedicated to help you guys out. ठीक है, चलिए फटाक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड वी फिनिश। आज का जो टॉपिक है वो असर्शन बोलता है वैक्सीन्स प्रिवेंट अ लॉट ऑफ डिजीजेस। वैक्सीन्स मतलब जो हम लोग को सुई लगता है ना, टेटनस कैन, वो सब उनको वैक्सीन्स बोलते हैं। वो बहुत सारे डिजीज से बचाते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, वैक्सीन्स प्रिवेंट अ लॉट ऑफ डिजीजेस। रीजनिंग, वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वीकेंड स्ट्रेन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज द डिजीज एंड हेंस प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट देम। इसका मतलब क्या? वैक्सीन्स बनते कैसे? वैक्सीन्स में एक्चुअली देखो होता क्या है। अब जैसे मान लो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बनाया जा रहा है, सो वैक्सीन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय picking up a very weakened or maybe a dead strain of that or microorganism. उस वायरस का बहुत ही लोग वीकेंड या बहुत ही मरा हुआ स्ट्रेन उठाते हैं और उसको आपके बॉडी में डाल देते हैं। तो आपकी बॉडी जैसी वो वायरस को देखती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। ना वो वायरस तो मरा हुआ था तो कुछ कर नहीं सकता आपके बॉडी में, और बिकॉज आपकी बॉडीज में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गए हैं, जब एक जिंदा वायरस आपके अंदर घुसता है तो आपके एंटीबॉडीज पहले उससे लड़ लेते हैं, आपको बीमारी नहीं होती। ठीक है, सो वैक्सीन एक्चुअली वर्क्स दैट वे ओनली एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ बीच अपने को क्या करना है, बीच बिकॉज लगाना है। वैक्सीन्स प्रिवेंट अ लॉट ऑफ डिजीजेस बिकॉज they are prepared from a weakened strain of the microorganism that caused the disease and hence prepares the body to fight against them. Is this correct? Yes, this is absolutely correct. So the correct option is option A. ठीक है, I think that was the last question that we had for assertion reasoning. इसी के साथ हमारा assertion reasoning का जो टॉपिक है वो होता है खत्म। I really hope कि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट हो गया था काफी आराम से, हमारा स्टेटमेंट असम्पशन हो गया था। असर्शन रीजनिंग इज उन्हीं से निकाला हुआ। जस्ट ओनली थिंग इज ये हम लोग फैक्ट्स के ऊपर खेलते हैं, आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है आपकी लैंग्वेज के साथ साथ। सो आई रियली होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अब हम आपको ये वापस सजेस्ट करेंगे, प्लीज ये लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार ये सारे टॉप क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन को जाके सॉल्व करो, तब आपका असर्शन रीजनिंग भी खत्म हो जाएगा। लेट मी टेल यू, वर्बल रीजनिंग का हम लोग बहुत ही एंड में आ चुके हैं। इसके बाद बस एक टॉपिक बचता है वर्बल रीजनिंग का, जो हम लोग मोस्टली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंड देन विल बी डन विद वर्बल रीजनिंग। अगर आप अपना ओवरऑल सिलेबस देखो तो आपके ओवरऑल सिलेबस का आई थिंक दिस इज द 13 लेक्चर, तो 60 से 65% आपका सिलेबस भी खत्म हो चुका है। कुछ 7 टॉपिक्स बाकी है, वो 7 टॉपिक्स आपके इसके बाद कवर हो जाएंगे एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स। सो आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिकल रीजनिंग किस टाइप का है। कुछ डिफिकल्ट थिंग्स है, कुछ इजी क्वेश्चंस है, मिला जुला के सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सो आई होप आपको मजा आ रहा हो पढ़ने में एंड आप जो हम सजेस्ट किए वैसा करोगे। आपसे मिलेंगे एक और लेक्चर में इसके बाद विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।